हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। हम लोग जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें हमारा टारगेट है HPSC 2025 और हमने जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है हम सब उनको कवर करने वाले हैं। तो दिस इज़ द सेकंड एग्ज़ाम जो हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। इस एग्ज़ाम में यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर पाऊँ। अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे तो उसके लिए अगर हमें अगली वीडियो बनानी पड़ी तो हम वो बनाएंगे। तो टाइम वेस्ट करे बिना चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 4th 5th 5-year प्लान इन अवर कंट्री वॉज। तो वैसे तो अब 5-year प्लान हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी जिस टाइम का ये एग्जाम है तब ये हुआ करता था 2017 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1969 से 1974। लेकिन थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए तो ये है कि जो हमारे 5-year प्लान है वो 1951 में स्टार्ट हुए थे और फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से 56 तक चला था, जबकि हमारा लास्ट जो प्लान था वो था 12th 5-year प्लान जो 2012 से 17 तक लास्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज। तो जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का वो क्या है? पॉलिटिकल एडवांटेज, एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट अर्निंग या सोशल डेवलपमेंट? तो इट इज प्रॉफिट अर्निंग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी टर्म इज यूज्ड फॉर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी टर्म जब भी यूज की जाती है तो वो हमारी एज से रिलेटेड होती है। क्यों? क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो? आप नंबर ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हो जब तक एक बंदा जिंदा रहता है, यानी कि इज एक्सपेक्टेड टू लिव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी इज टर्म्ड एज कोएग्जिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग: पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव सेक्टर, पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर, एंड लास्ट है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जब भी हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का हमारा क्या आंसर होगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केट एनवायरमेंट इशू। इनमें से कौन सा नहीं है, हमें बताना है विच इज नॉट अ मार्केट एनवायरमेंट इशू। तो कस्टमर एनालिसिस, मार्केट इंटरमीडियरी एनालिसिस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनालिसिस या कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो मार्केट एनवायरमेंट इशू नहीं है इसमें हमारा, वो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड किया गया एनालिसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म इज डैश टायर इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कितने टायर्स है डिस्प्यूट रिड्रेस करने के लिए? हम सबको पता है कोपरा में 3 रिड्रेसल मशीनरीज बनी हुई है जिसका मैकेनिज्म है जो कि है स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्राइवेटाइज्ड फर्स्ट? MTNL, मॉडर्न फूड, BSNL या भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके अंदर जो हमारी मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज है इसको सबसे पहले प्राइवेटाइज किया गया था। नेक्स्ट, तेंदुलकर कमेटी इज कंसर्न्ड विद। तेंदुलकर कमेटी जिसके चेयरमैन रहे सुरेश तेंदुलकर साहब 2005 में, उन्होंने किससे रिलेटेड काम किया? उन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड काम किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फेमा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर डैश इन इंडिया। तो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ था फेरा को रिप्लेस करके, लेकिन ऑफिशियली फेमा जब फोर्स में आया वो था 1 जून 2000 में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत संचार निगम लिमिटेड वॉज सेटअप इन द ईयर डैश अंडर द न्यू टेलीकॉम पॉलिसी। तो ये आया था हमारा 2000 में। लिबरलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं है लिबरलाइजेशन का मतलब? लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, एनकरेजमेंट ऑफ कंपटीशन, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और मेजर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो हम सब जानते हैं कि लिबरलाइजेशन में मेजर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर नहीं आएगा, यानी कि वो इसके अंदर नहीं है और हमें नोट ही बताना है। नेक्स्ट, if sales is 8 lakh rupees, cost of sales is 4,80,000, indirect expenses 1,20,000, तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हमें पता है कि नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट है हमारा यहाँ पे 2 लाख रुपए,
क्योंकि जब हम इसे 4,80,000 और 1,20,000 को 8 लाख में से माइनस करेंगे तो दैट विल बी 2 लाख, और 2 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल जो कितनी होगी हमारी 8 लाख रुपीस। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, वो आंसर बन जाएगा हमारा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आइडियल करंट रेशियो कितना है? तो आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो कितना है? आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो इज 1:1। नेक्स्ट, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज दी हुई है और हमें बताना है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना होगा। 2014 और 15 की फिगर्स दी हुई हैं, तो अगर हम निकालें तो जो हमारी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी 2014 की थी वो कितनी बनेगी? वो बनेगी 1,40,000, क्योंकि करंट एसेट माइनस क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी करेंगे हम, तो कितनी बनेगी 1,40,000। और जबकि हम यहाँ से माइनस करेंगे तो इट विल बिकम -80,000। ठीक है, और जब हम टोटल लेंगे तो वो बनेगा कितना, 1,40,000 माइनस 80,000, दैट मीन्स 2,20,000। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है दिस वाज डिलीटेड, दिस वाज एक्सक्लूडेड ड्यू टू द एम्बिग्विटी इन द आंसर, सो हम इस क्वेश्चन को नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। ये डेफिनेशन किसने दी थी? दिस डेफिनेशन फॉर प्लान वाज गिवन बाय एलन। BIFR was established on the basis of the recommendations of Dash Committee. तो BIFR, which is a board for industrial and financial reconstruction, which was set up in 1987 by Rajiv Gandhi government. तो जो ये जो बनाया गया था, it was made on the recommendation of Tiwari Committee. Option number D. नेक्स्ट इज गिवन अ क्वेश्चन जहाँ पे हमें करंट रेशियो दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है, स्टॉक दिया हुआ है और हमें एसिड टेस्ट रेशियो क्या होगा ये बताना है। और हमें पता है कि एसिड टेस्ट रेशियो निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है क्विक एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो क्विक एसेट निकालने के लिए क्या होगा, हम करंट रेशियो के थ्रू क्विक एसेट निकालेंगे। ठीक है, करंट रेशियो हमारा कितना दे रखा है, 1.75 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वर्किंग कैपिटल के थ्रू हमारा निकल के आएगा, वर्किंग कैपिटल तो निकल के आएगी 1.75 माइनस 1 यानी कि 0.75, और अगर 1,12,500 हमारी वर्किंग कैपिटल है एट द रेट ऑफ 0.75, तो 1 के रेट से जब निकालेंगे तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, करंट लाइबिलिटी निकल आएगी 1,50,000, वर्किंग कैपिटल निकल आएगी 1,12,500 जो दे रखी है, और करंट एसेट निकल के आएगी 2,62,500, यानी कि माइनस करने पर किसको, स्टॉक को, 82,500 का स्टॉक जब हम 2,62,500 से माइनस करेंगे वो आएगा 180,000 और डिवाइडेड बाय 1,50,000, दैट मीन्स ये बनेगा 1.2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, डैश बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट से पहले कौन से बजट को बनाया जाता है? तो प्रोडक्शन बजट से पहले हमेशा सेल्स बजट को बनाया जाता है। The definition of wantlessness in economies was given by J.K. Mehta. वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। इन डैश मार्केट कंडीशन डिमांड ऑफ कमोडिटी इज कंप्लीटली इलास्टिक, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन या फिर ओलिगोपोली। तो हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारी जो डिमांड है या डिमांड कर्व है वो बिल्कुल फुल्ली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक बनता है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट, द सपोर्टर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इट वॉज J.M. Keynes हु सपोर्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव है, बोथ है या नन ऑफ दिस? तो हमें पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। द लिमिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू कितनी है? वो है हमारी +1, +2, +3 या +4। तो कोरिलेशन हमेशा -1 से +1 के बीच में देखा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन अ कोरिलेशन स्टडी द रिजल्ट्स वर गिवन लाइक sigma xy 40, n 100, sigma x square 80 and sigma y square 20। तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन कितना होगा? तो हमें पता है इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई
डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज रख के, तो सिग्मा एक्स वाई इज 40 डिवाइडेड बाय रूट 80 इंटू 60 यानी कि 1600 जो कि बनेगा विच विल ऑल्सो बिकम 40। तो 40/40 आंसर विल बी +1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। द फॉर्मूला फॉर रैंक कॉरिलेशन इज, क्या है रैंक कॉरिलेशन का फॉर्मूला? रैंक कॉरिलेशन का फॉर्मूला है 1 - 6d² डिवाइडेड बाय n³ - n या फिर n ब्रैकेट में n² - 1। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा? न्यूज़पेपर, वेबसाइट, ऑब्जर्वेशन एंड जर्नल्स एंड मैगजीन्स। हमें बताना है विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में हमारा न्यूज़पेपर आता है, वेबसाइट आती है, जर्नल्स एंड मैगजीन्स आती है, जबकि ऑब्जर्वेशन हमारी प्राइमरी डेटा का सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या पूछा है? नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेल शेप्ड होता है, असिमेट्रिकल, मेसोकर्टिक या ऑल आर करेक्ट। तो हमें पता है कि हमें क्या बताना है, नॉट बताना है। और जबकि हम जानते हैं कि ये बेल शेप्ड होता है, मेसोकर्टिक होता है, सिमेट्रिकल होता है, ना कि असिमेट्रिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर एज पर द गिवन क्वेश्चन। The concept of bounded rationality has been given by dash in decision making. So it was given by Simon. Regression coefficient of x on y will be it will be r into standard deviation x divided by standard deviation y. If the regression coefficient are -0.8 and -0.2, then the value of correlation will be, तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए हमें पता है इट इज रूट, जो कोएफिशिएंट्स हैं हमारे दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रूट लेंगे, तो क्या वैल्यूज आ जाएगी? वो हमारी वैल्यू आएगी रिग्रेशन कोएफिशिएंट की। तो इट विल बिकम माइनस का और आगे अंदर आएगा +0.16, ठीक है, विच विल बिकम -0.4. That means option number A. The word regression in stats was first used by Sir Francis Galton. That means option number D. For testing independence of two attributes, which of the following test is used? इंडिपेंडेंस को, किसी भी दो एट्रीब्यूट्स की अगर हमें इंडिपेंडेंस को टेस्ट करना है, तो उसके लिए जो हमारा टेस्ट लगता है वो लगता है काई स्क्वायर। Sorry. The need of efficient professional management is high in India because Indian economy is developed, Indian productivity efficiency is high, goal of India is balanced economy, prosperity and social justice, या फिर there is full employment in India। हमें क्या बताना है कि efficient professional management high होगी इंडिया में कब? जब ये ऑलरेडी डेवलप्ड होगी, जब इसकी एफिशिएंसी हाई होगी, जब गोल ऑफ इंडिया बैलेंस्ड इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी और सोशल जस्टिस की बात करेगा, या फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। तो अगर हम इन चारों ही ऑप्शंस को देखें तो उसमें सबसे सुटेबल आंसर बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि जब इंडिया का गोल क्या होगा, बैलेंस्ड इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी और सोशल जस्टिस लाना। Next is dash concept is not associated with the scientific management, mental revolution, unity of command, time and motion study and method study। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हेनरी फ्योल ने हमारे सामने कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के टूल्स रखे थे, जिसमें हम उन टेक्निक्स की जब बात करते हैं तो उसमें मेंटल रेवोल्यूशन का नाम आता है, टाइम एंड मोशन स्टडी का और मेथड स्टडी का। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड जो है हमारा वो है, हेनरी फ्योल ने बताया था कि वो एक एम्प्लॉय को इट शुड रिसीव ऑर्डर्स फॉर वन मैनेजर ओनली, ठीक है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दी थी, जिसमें इन मेथड्स की बात की गई थी। तो यूनिटी ऑफ कमांड हेनरी फ्योल से रिलेटेड है, ना कि साइंटिफिक मैनेजमेंट या फ्रेडरिक विंस्लो टेलर से। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल मेथड,
Which one of the following is not a technique of classroom training? तो it is real time experience. रियल टाइम एक्सपीरियंस इज नॉट अ टेक्निक ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग. आप लेक्चर देते हो, जीडी करते हो या केस स्टडी डिस्कस करते हो, तीनों ही चीज़ें आप क्लासरूम में करते हो, बट रियल टाइम एक्सपीरियंस आपका क्लासरूम टेक्निक नहीं है, ट्रेनिंग की टेक्निक नहीं है. Zero based budgeting was first used in 1962 in the country USA, UK, Germany और जापान. तो जीरो बेस्ड बजटिंग जो है हमारी वो यूएसए में शुरू हुई थी इन 1970 बाय पीटर प्लायर. इसका काम क्या था कि टू मेक बजट फ्रॉम स्क्रैच, दैट इज जीरो बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्री रियन लीडरशिप मीन्स. फ्री रियन लीडरशिप क्या होती है? सेंट्रलाइज पावर, श्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, लेस कॉम्पिटेंट सुबॉर्डिनेट्स. तो अगर हम फ्री रियन लीडरशिप की बात करें तो पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी, श्रिंक्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, लेस कॉम्पिटेंट सुबॉर्डिनेट्स नहीं होंगे, बल्कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं कंप्लीट टू द पार्टिसिपेंट्स, टू द एप्लीकेंट्स या एम्प्लॉयज, ताकि वो भी प्रॉपर काम कर सकें. कंकरेंट कंट्रोल ऑकर्स व्हेन एन एक्टिविटी इज कंप्लीटेड, बीइंग प्लान्ड, स्टिल गोइंग ऑन या नन ऑफ दीज. कंकरेंट का मतलब होता है जो चीज अभी भी चल रही है, दैट मीन विच इज स्टिल going on. Which of the following is not an ethical conduct of for professional managers? Listen and learn, non-participative decision making, respect of seniors, maintain the reputation of organization. It is non-participative decision making. हम क्या कह रहे हैं, हमने बोला इनमें से कौन सा नहीं है एथिकल कंडक्ट. एथिकल कौन सा कंडक्ट नहीं है फॉर प्रोफेशनल मैनेजर्स? तो उनको दे शुड लिसन एंड लर्न, दे शुड रिस्पेक्ट देयर सीनियर्स, दे शुड मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिव होना किसी भी डिसीजन मेकिंग के टाइम पे इज नॉट कंसिडर्ड एज द एथिकल conduct. So option number B will be the correct answer. Next is, which of the following is not an example of derivatives? Options, futures, demat and swaps. तो अगर हम देखें ऑप्शंस, फ्यूचर्स और स्वैप्स तीनों ही डेरिवेटिव्स के ऑप्शन है, जबकि डीमैट एक तरीके का अकाउंट है, डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट. Next question is question number 45. Balance of trade receivables is not affected by the following: level of sales, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, क्रेडिट टर्म्स एंड कलेक्शन पॉलिसी. तो लेवल ऑफ सेल्स अफेक्ट करती है बैलेंस ऑफ ट्रेड को, क्रेडिट टर्म्स और कलेक्शन पॉलिसी भी अफेक्ट करती है, बट क्या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है इस बात का बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स पर कोई फर्क पड़ता है? नो. सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following is not a determinant of dividend policy? डिविडेंड पॉलिसी का कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है? लीगल प्रोविजंस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर, बिजनेस साइकिल एंड रिटेंशन पॉलिसी. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है, देखो लीगल प्रोविजंस का होना अफेक्ट करता है, ठीक है, बिजनेस साइकिल की क्या पोजीशन है वो भी अफेक्ट करती है, और रिटेंशन पॉलिसी भी अफेक्ट करती है एंड वर्क्स एज अ डिविडेंड पॉलिसी डिटर्मिनेंट. लेकिन अगर हम बात करें कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की नहीं, यहाँ पे हम शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, विच डज नॉट इफेक्ट द डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यू शेप्ड कर्व? एवीसी कैसे बनता है? ऑब्वियसली यू शेप्ड बनता है. एएफसी कैसे बनता है? एएफसी कुछ इस तरीके से बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. एमसी कैसे बनता है? एमसी यू शेप्ड बनता है. तो और ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एएफसी देखो एवीसी और एमसी दोनों यू शेप्ड बनते हैं, लेकिन एएफसी यू शेप्ड नहीं बनता. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. द टर्म पर्सन इंक्लूड्स डैश एज पर इनकम टैक्स लॉ. जब हम पर्सन टर्म यूज करते हैं तो उसमें किस किस को लेते हैं? उसमें हम इंडिविजुअल को लेते हैं, उसमें हम एचयूएफ को लेते हैं, उसमें हम कंपनी को लेते हैं, या ऑल ऑफ दीज. तो जब भी हम पर्सन टर्म यूज करते हैं तो उसमें हम इन तीनों ही टर्म्स को यूज करते हैं, इंडिविजुअल को भी, एचयूएफ को भी और कंपनी को भी. दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर. पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? S minus V डिवाइड बाई S माइनस V डिवाइड बाई S इंटू FC, S माइनस V डिवाइड बाई S इंटू 100,
और प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है हमारा S माइनस वी, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। ये हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। और कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट मीन्स S माइनस वी डिवाइड बाय S इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 50, स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है? स्कीमिंग प्राइसिंग का क्या मतलब होता है कि हम स्टार्टिंग में प्राइस वेरी चीप रखते हैं, या इनिशियली प्राइसेस हम हाई रखते हैं, प्राइसिंग एज पर मार्केट रखते हैं, या नन ऑफ दीज। तो अगर हमें पता, हम अगर स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो हमें पता है कि बाद में हम कम करते हैं, लेकिन शुरू में हम लोग जो मार्केट की क्रीम है वो कलेक्ट करने के लिए स्कीमिंग प्राइस, यानी कि शुरू में प्राइस को हम बहुत हाई रखते हैं, यानी कि इनिशियली हाई प्राइस रखा जाता है। तो 50 क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग? कियोस्क मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, कैटलॉग मार्केटिंग, या ऑल ऑफ दीज? तो अगर हम देखें डायरेक्ट मार्केटिंग, तो डायरेक्ट मार्केटिंग में कियोस्क मार्केटिंग आती है, टेली मार्केटिंग भी आती है, और कैटलॉग मार्केटिंग भी आती है, यानी कि ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स डैश प्रोडक्शन, बिफोर प्रोडक्शन, जस्ट आफ्टर प्रोडक्शन, अलोंग विथ प्रोडक्शन, एंड मच आफ्टर। क्या बोला, मार्केटिंग कब स्टार्ट होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस के आसपास कब स्टार्ट होती है? तो हमें पता है मार्केटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन। NAV एंड AMC आर मेनली एप्लीकेबल फॉर, तो NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू एंड AMC ये मेंटेनेंस चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो है हमारे, ये दोनों ही टर्म्स हमारी म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई हैं। Monetary policy is prepared and declared by Government of India, RBI, state government या SBI? तो monetary policy is always declared by RBI. Computerization in banks was started mainly on the recommendations of dash committee. तो computerization in banks was started mainly on the recommendations of Rangarajan committee. Dash regulates regional rural banks in India. SBI, PNB, NABARD या IDBI? तो रीजनल रूरल बैंक्स का जब भी नाम आता है यानी कि NABARD. Which of the following is incorrect for material variances? Material variances का मतलब क्या है कि आप MUV निकाल रहे हो, MUV निकालने का तरीका क्या होगा, एवरेज प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एवरेज क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी. Next, Kirkpatrick 4-level evaluation model includes the following: knowledge, development, satisfaction and learning. तो अगर हम Kirkpatrick 4-level evaluation model की बात करें तो उसमें रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट्स की बात की जाती है, जो कि मेजर करता है द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग प्रोग्राम्स, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, Dash was the first development bank of our country. IDBI, SIDBI, ICICI या IFCI? तो IFCI हमारा आया था 1948 में, which was the first development bank of our country. 1 rupee note in India is signed by, तो 1 rupee note जो है इंडिया में, it is signed by the financial secretary या finance secretary. Reason for the fast growth of multinational corporation in the world are R&D, technological superiority, international image या all are correct. तो for the fast growth of MNC in the world, वो इन सभी के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो all are correct will be the correct answer. Purchasing power parity theory was propounded by Gustav Cassel in the year 1922. और ये थ्योरी क्या बोलती है कि मनी इज वैल्यूड फॉर व्हाट इट कैन बाय. करेक्ट सीरियल ऑफ हेड ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स लॉ इज सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, या फिर कैपिटल गेन, बिजनेस एंड अदर सोर्सेज. तो इसका सही आंसर होगा हमारा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड बिजनेस. टैक्स डैश इज नॉट वैलिड, टैक्स इवेजन, प्लानिंग, अवॉइडेंस या मैनेजमेंट? तो इसमें सबसे जो नेगेटिव टर्म है वो है हमारी टैक्स की चोरी करना, यानी कि इवेजन. सर्टेन डोनेशंस आर डिडक्टेबल फ्रॉम GTI अंडर डैश सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट.
तो जब भी हम डोनेशंस की बात करते हैं दैट इज कवर्ड अंडर 80G. An assessee resides in his own house, the valuation of which is rupees 50 lakh and fair rent is rupees 1 lakh rupees per annum. Annual value of the house for the purpose of income tax will be 50 लाख, 5 लाख, 1 लाख या 0. तो ऑब्वियसली इसमें कितनी बनेगी हमारी वैल्यू? एन असेसी अगर वो खुद के घर में रह रहा है तो उसकी वैल्यू फॉर इनकम टैक्स कितनी रहेगी? 0 रहेगी, क्योंकि ओन हाउस को हम काउंट नहीं करते फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन. और ये तो बिल्कुल इजी और क्लियर आंसर है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज नाम का कोई हेड नहीं है वाइल कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स. नेक्स्ट, while recruiting employer promotes brand image of organization which is called dash branding, employer branding, employee branding, organization branding या manpower planning. तो उसे बोला जाता है employer branding. All stakeholders evaluating performance of an employee is called dash degree appraisal. So it is known as 360-degree appraisal. Another name of industrial democracy is WPM. That means workers' participation in management. Next is, what is the minimum bonus as per Bonus Act? So it is 8.33%. The full form of ESOP is employee skill option, stock ownership या skill ownership. So it is known as stock ownership. ESOP is employee stock ownership. Job enrichment is dash moving to another job with the same skill set, promotion, transfer, adding task and duties to the existing job. So skill ownership. What is skill ownership? जॉब एनरिचमेंट क्या है? जॉब एनरिचमेंट मीन्स एडिंग टास्क एंड ड्यूटीज टू द एग्जिस्टिंग जॉब. डैश मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल यूज करता है इंसिडेंट्स पर्टेनिंग टू द जॉब. क्वेश्चनेयर, क्रिटिकल इंसिडेंट, ऐसे या ग्रेडिंग. तो क्रिटिकल इंसिडेंट ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम इंसिडेंट्स को यूज करते हैं पर्टेनिंग टू द जॉब. फॉर्मल एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ जॉब को क्या बोलते हैं? तो फॉर्मल और डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ जॉब को हमें पता है हम क्या बोलते हैं? जॉब एनालिसिस. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद लीज. फुल फॉर्म ऑफ FIPB इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. ऑप्शन नंबर सी. Recent trend in foreign trade of India: increase in volume of trade, changing composition of trade, multidimensional trade या सभी. तो recent trend है जो हमारा foreign trade में जो हमें देखने को मिल रहा है, that is everything. That means all will be the correct answer. IRR is used for dividend decision, cost of capital, venture capital या capital budgeting. तो हमें पता है कि IRR जो internal rate of return है वो हमारी capital budgeting की एक time value से related technique है. Which of the following is not a method of foreign exchange? Bill of exchange, लेटर ऑफ क्रेडिट, हुंडी या टेलीफोनिक ट्रांसफर. तो हुंडी जो है वो ओल्ड टाइम पे चलता था और इट इज़ नॉट अ फॉरेन एक्सचेंज मेथड, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड टेलीफोन ट्रांसफर, टेलीफोनिकली जो हम ट्रांसफर करते हैं, दीज ऑल आर बीइंग कंसिडर्ड अंडर फॉरेन एक्सचेंज. GATT, General Agreement of Tariffs and Trade, was replaced by WTO. Main components of foreign currency reserve of our country are foreign currency and gold with RBI, gold reserves with government, deposits with SBI, assets of Exim Bank. तो हमें पता है कि foreign currency reserve हमेशा जब भी कलेक्ट किया जाता है या काउंट किया जाता है, it is counted in the form of foreign currency and gold which is being kept with RBI. Which of the following steps should be beneficiary in correcting disequilibrium of balance of payment? Overvaluation of currency, devaluation of currency, demonetization of currency या no monetary change. हमें कौन सा ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो बेनिफिशियरी होगा टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम? अगर डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज को क्लियर करना है तो devaluation helps.
Headquarters of IMF is situated in Washington, D.C. IFC, that means International Finance Corporation, was established for the promotion of private sector investment. Share allotment account is a पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या इम्पर्सनल? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होगा. विच डॉक्यूमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज नो योर कस्टमर यानी कि KYC नॉर्म्स? ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर या बिल ऑफ एक्सचेंज? तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा सही आंसर होगा. स्टाफ फंक्शन आर दोज विच do not have direct responsibility for accomplishing the objective of the organization, are secondary in nature, are of advisory character, all are correct. तो स्टाफ फंक्शन वो होते हैं जिसमें उनकी कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी भी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए. ये सेकेंडरी होते हैं नेचर में, यस, और ये एडवाइजरी कैरेक्टर भी रखते हैं. दैट मीन्स ऑल आर करेक्ट. Henry Fayol has propounded how many principles? So he has propounded almost 14 principles. Shop Management book was published in the year 1903, which was written by Frederick Winslow Taylor, F.W. Taylor. Next is according to Taylor, which of the following are related to functional organization? Gang boss, repair boss and general manager, inspector, routine clerk and general manager, repair boss and foreman, रूटीन क्लर्क, स्पीड बोस एंड इंस्पेक्टर. तो यहाँ पे गैंग बोस और रिपेयर बोस है बट जनरल मैनेजर नहीं है. जनरल मैनेजर इसमें भी है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड. यहाँ पे हमें रूटीन क्लर्क, स्पीड बोस और इंस्पेक्टर तीनों दिए हुए हैं जो कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी. X and Y theory of motivation was propounded by. तो X and Y theory was given by McGregor. Firms more desperately look for ways and means to defend market share in maturity stage, growth stage, decline stage या all are correct. तो जहाँ सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर को डिफेंड करने की बात आती है वो है मेच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे फर्म्स जो है सबसे ज़्यादा काम करती हैं. Which of the following falls under the secondary market? IPO, NSE, issue of new securities with the help of underwriters and none of these. तो हमें पता है सेकेंडरी मार्केट के लिए हम लोग NSE के लिए बात करते हैं. ठीक है, IPO हमारा प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड है, जबकि हम नई सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद न्यू इशू यानी कि प्राइमरी मार्केट. Hierarchy of needs theory of motivation was developed by तो it was developed by Abraham Maslow. Which one of the following is not included in the category of known probability sampling? Snowball, convenience, simple random या purposive? तो हमें बताना है which is known probability, यानी कि known से नोट कट गया, हमें बताना है probability. तो ये होगा हमारा simple random sampling. रैंडम सैम्पलिंग को और किस नाम से जाना जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. क्वेश्चन नंबर 98 इस वीडियो का के लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं. इन दिस द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी, कितना होगा? जब हम इसे फॉर्मूला में लगाएंगे इट विल बिकम, हमें पता है रैंक कोरिलेशन का जो हमारी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो इट विल 1 - 6 into n. That means 80 divided by n कितना है हमारा? 10 आइटम्स दे रखी है हमें, तो n³ माइनस n यानी कि 1000 माइनस 10. ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 0.52. कितना आएगा? 0.52 यानी कि ऑप्शन नंबर ए. ABC analysis is the popular technique of inventory control, chi-square, monopsony या F-test. Obviously ABC जो है हमारी वो inventory control की एक टेक्निक है. Committees are constituted for the purpose of which is temporary in nature, for a purpose which is permanent in nature, both for temporary and permanent purpose. तो जब भी हम committees बनाते हैं तो वो दोनों purpose के लिए हो सकती है, temporary reason के लिए भी और permanent के लिए भी. तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चंस खत्म होते हैं. क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तभी मैं इसे 2 पार्ट्स में कवर करने वाली हूँ. तो MPPSC के सेकेंड वीडियो के लिए हम जल्दी ही मिलेंगे. थैंक यू सो मच.